तो देखो ये पहला पैसेज है, 2 पैसेज का हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला पैसेज में क्या बात कर रहा है? देखो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले शुरू से लेकर अंत तक आप फटाफट एक बार पढ़ लो और समझने का कोशिश करो कि किस तरफ इशारा कर रहा है। कुछ तो आपको समझ में आएगा ही। हाँ, मैं जानता हूँ सब वर्ड मीनिंग वोकैब्युलरी आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा, सब वर्ड मीनिंग को आप नहीं समझ पाओगे। फिर भी एक बार रीडिंग करने से आप ज़रूर कुछ ना कुछ उसके मर्म को समझ पाओगे, उसके सारांश को समझ पाओगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएँगे। अ मैन यूजुअली be known by the books he reads as well as by the company he keeps, for there is a companionship of books as well as of men, and one should always live in the best company whether it be of books or of them. समझ में आ रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति को जाना जाता है उसके द्वारा पढ़े हुए किताबों के आधार पर, यानी वो किस किस्म का किताब पढ़ता है, और उसके संगति के आधार पर, यानी कि वो किस कैसा उसका दोस्त है, संगति है, कंपनी है। और चाहे वो व्यक्ति के संदर्भ में हो या पुस्तकों के संदर्भ में हो, हमेशा सबसे अच्छा कंपनी चुनना चाहिए, संगति चुनना चाहिए। यानी कि एक पुस्तक बिल्कुल एक इंसान जैसा संगति निभाता है, साथ निभाता है एक इंसान का। इस तरह से बात कर रहा है, बुक का इंपॉर्टेंस को बता रहा है। अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इट इज द सेम टुडे दैट इट ऑलवेज वाज एंड इट विल नेवर चेंज। एक पुस्तक ऐसा होता है, सबसे अच्छे दोस्तों में से होता है, सबसे जो बेस्ट फ्रेंड्स होता है, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों में सबसे बेस्ट होता है एक पुस्तक, एक अच्छा पुस्तक, एक गुड बुक। क्योंकि यह आज जिस तरह से है ना, वैसे पहले भी था, यानी पास्ट में भी था, और फ्यूचर में भी ये कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है, यानी कि सेम होगा। इट इज द मोस्ट पेशेंट एंड चेयरफुल ऑफ कंपेनियंस, इट डज नॉट टर्न इट्स बैक अपॉन अस इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी एंड डिस्ट्रेस। प्रतिकूल अवस्थाओं में, पीड़ा के तकलीफ के दौर में, मुसीबतों के टाइम में बुक हमें कभी भी पीठ नहीं दिखाता, यानी अकेला नहीं छोड़ता। It always receives us with the same kindness, arousing and interesting us in youth. हमें यूथ के टाइम में बुक जिस तरह से साथ देता है, कंफर्टिंग एंड कंसोलिंग अस इन एज, उसी तरह से जब हम बूढ़े हो जाते हैं, एज हो जाता है हमारा, उस वक्त हमें वो कंसोल करता है, कंफर्ट करता है, आराम देता है, सांत्वना देता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, गद्यांश के अनुसार क्या कर रहा है? ए मैन बी नोन, एक व्यक्ति को जाना जाता है, बाय द बुक्स ही रीड्स, वो जो बुक पढ़ रहा है, पढ़ता है, उसके द्वारा जाना जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑप्शन 1, हिज रीडिंग हैबिट शोज दैट ही इज ए स्कॉलर, उसका जो पढ़ने का आदत है यह दिखाता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, व्यक्ति पंडित है, स्कॉलर है। दूसरा ऑप्शन, द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट्स हिज थिंकिंग एंड कैरेक्टर, बुक वो जो बुक पढ़ रहा है वो अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है उसके विचारों पर और उसके चरित्र पर। तीसरा ऑप्शन है, बुक्स प्रोवाइड हिम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सूचना बुक उसको प्रदान करती है। 4 नंबर ऑप्शन, हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। बस यही तो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। क्या कह रहा है ऑप्शन 4 में? बोल रहा है कि उसका सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो है ना, यानी कि पुस्तकों का जो चुनाव है वो रिवील करता है, यानी यह बता देता है, प्रकट करता है, दिखा देता है उसके टेम्परामेंट को और कैरेक्टर, यानी कि उसके चरित्र को दिखा देता है, उसका व्यवहार आचरण कैसा है, इस बात को बता देता है। इसीलिए हम किसी को अगर पहचानते हैं तो वो किस किस्म का बुक पढ़ रहा है, इससे हम पहचान पाएंगे। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं सीधे। हम लोग तो इसको पढ़ ही चुके हैं, है ना। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, याद रहे सवाल को ध्यान से पढ़ना, नोट का बात कर रहा है, कौन सा निम्नलिखित बातों में से सही नहीं है। ऑप्शन 1, गुड बुक्स एंड गुड मैन प्रोवाइड गुड कंपनी, एक अच्छा पुस्तक और अच्छा दोस्त अच्छा संगति प्रदान करते, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन हमें तो गलत बात चुनना है, नॉट ट्रू बोला है। अ गुड बुक नेवर बिट्रेज अस, एक अच्छा बुक कभी भी हमें धोखा नहीं देता। देखो यहाँ पर वो बात को बोला है, इट डज नॉट टर्न इट, मतलब यहाँ पर कौन किसका इट बात हो रहा है? ए गुड बुक का बात कर रहा है। इट डज नॉट टर्न इट्स बैक अपॉन अस इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी एंड डिस्ट्रेस, यानी कि हमें मुसीबतों के टाइम में बुक हमें अकेला या नहीं छोड़ता, यानी पीठ नहीं दिखाता, यानी कि कभी धोखा नहीं देता। ये बात भी सही है पैसेज के अनुसार। Sometimes we may have to be patient with a book as it may bore us, बोल रहा है कि कभी कभी हमें बिल्कुल धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि किताब हम लोगों को कभी कभी बोर कर सकती है। देखो किताब बोर कर सकती है, ऐसा बात एक बार भी नहीं आया है, तो ये बात हमको ऑप्शन में पैसेज में नहीं मिला है। अ गुड बुक सर्व्स एज अ परमानेंट फ्रेंड, एक अच्छा पुस्तक हमेशा हमारा परमानेंट दोस्त के तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भी ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक गुड बुक के बारे में क्या बोल रहा है? इट इज द सेम टुडे दैट इट ऑलवेज वाज एंड इट विल नेवर चेंज, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में ये एक ही जैसा रहता है, यानी कि परमानेंट रहता है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही बात हमारा पैसेज में नहीं मिला था, नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द स्टेटमेंट अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है कहाँ पर ये स्टेटमेंट हम लोग ने यहाँ देखा था ना,
किधर गया, ये देखो, ए गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये जो स्टेटमेंट है इसका अर्थ क्या है, मीन्स यानी इसका अर्थ क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन में। अ गुड बुक इज वर्स्ट एनिमी। एक अच्छा बुक सबसे बुरा एनिमी यानी शत्रु होता है। भाई अच्छा बुक शत्रु तो होगा ही नहीं, चाहे बुरा हो या अच्छा शत्रु, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये मीनिंग नहीं है। बुक्स मे बी गुड फ्रेंड्स बट नॉट बेटर देन गुड मैन। बोल रहा है कि एक पुस्तक अच्छा दोस्त तो हो सकता है लेकिन अच्छा इंसान से नहीं हो सकता है ज्यादा अच्छा। नहीं, यहाँ पर तो बोला है कि इंसान से भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। कई बार ये बात रिवील हुआ है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अ गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड। ये हो सकता है, देखते हैं। आवर फ्रेंड्स रीड द सेम गुड बुक्स। ये बात तो नहीं बोला है कि हमारे दोस्त भी हमारे जैसे सेम बुक पढ़ते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका सबसे बेस्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल यानी शीर्षक, पाठ का नाम दीजिए। ये जो पैसेज है इसका नाम पूछ रहा है, कौन सा नाम सबसे बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। तो बुक्स शो द रीडर्स कैरेक्टर। पुस्तक रीडर के, पाठक के चित्रण चरित्र को दिखाता है। ठीक है, ये टाइटल हो सकता है, लेकिन हमको सबसे सुइटेबल, मोस्ट सुइटेबल लगाना है, सबसे उचित। बुक्स एज मेंस अबाइडिंग फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। बुक्स आर यूजफुल फॉर आवर यूथ, ये भी ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन ओल्ड एज, ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों बात यहाँ पर कहा गया है, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे, इट ऑलवेज रिसीव्स अस विद द सेम काइंडनेस अराउजिंग इंटरेस्टिंग इन अस इन यूथ, कंफर्टिंग एंड कंसोलिंग इन एज। तो यूथ और एज दोनों का बात कर रहा है, इसलिए ये दोनों तो एक साथ आना चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। अब उसके बाद में आंसर इन दोनों में ठीक है, लेकिन मोस्ट सुइटेबल इन दोनों में देखेंगे तो ये ऑप्शन 2 ज्यादा सुइटेबल लगता है। बोल रहा है कि बुक्स एज मेंस अबाइडिंग फ्रेंड्स। बुक ऐसा है जैसे मान लो इंसान का परमानेंट, अबाइडिंग मतलब हमेशा वाला, परमानेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड है। तो ये बात कई बार हम लोग को इशारा मिला है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। ए बुक इज एन एक बुक है, क्या है एक बुक? एडवर्सरी है, क्रिटिक है, कंपेनियन है, बर्डन है। तो ऑब्वियसली कंपेनियन है। कंपेनियन कहने का मतलब फ्रेंड, दोस्त। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो पैसेज 2 को देखो। पैसेज 2 थोड़ा लंबा है, यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक है। तो एक बार पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आंसर क्वेश्चन पर आएंगे। इन नवंबर 1981 he joined Sydenham College as a professor of political economics and worked there for 2 years। बोल रहा है किस व्यक्ति के बारे में है, ही कौन है अभी तक तो रिवील नहीं किया है, लेकिन जो भी एक व्यक्ति है वो नवंबर 1981 में सिडेनहैम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में, कौन सा प्रोफेसर? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाला प्रोफेसर के रूप में काम किया, और 2 साल तक वहां काम किया, उस कॉलेज में प्रोफेसर का काम किया। With his little savings, some help from the Maharaja of Kolhapur, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Naval Bathena, he left for England in 1920 to complete his studies in law and economics। बोल रहा है कि वह व्यक्ति 2 साल काम करने के बाद प्रोफेसर का जॉब को छोड़ देता है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके पास बचत था, पैसे थे, और महाराजा ऑफ कोल्हापुर की मदद से, और साथ ही साथ अपने दोस्त से लोन लेके, उसका जो दोस्त था जिसका नाम था नवल भथेना, इस नामक दोस्त से 5,000 रुपया लेके वो लंदन चला गया। और किस साल में गया? 1920 में, 1920 में, हिस्ट्री का बात कर रहा है ये। और पढ़ाई करने चला गया लंदन में, लॉ एंड इकोनॉमिक्स का, कानून का पढ़ाई करने चला गया, और अर्थशास्त्र का। ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड केप्ट हिज टर्म्स एट ग्रेज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। बोल रहा है कि वो अपना पढ़ाई लंदन जाके फिर से रिज्यूम कर दिया, शुरू किया, यानी पढ़ाई छोड़ दिया था बीच में, शुरू किया। ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द लंदन म्यूजियम वेयर द रेलिक्स ऑफ द सेंटली एंड साइंटिफिक थॉट्स आर प्रिजर्व्ड, वेयर द ruins of the antique world are displayed, and where Karl Marx, Mazzini, Lenin and Savarkar had dug for the knowledge and digested it। बोल रहा है कि लंदन में पढ़ते हुए उसने लंदन म्यूजियम की तरफ आकर्षित हुआ, जहां पर बहुत सारे अवशेष रखे हुए थे, किन चीज का? सेंटली एंड साइंटिफिक थॉट्स एंड को प्रिजर्व किया गया था, यानी कि जो भी वैज्ञानिक विचार थे उनको वहां पर उनका जो अवशेष था, उनको जो पुराने जमाने के, प्राचीन काल के, उन दुनिया के, उनको वहां पर संजोग के रखा गया था, प्रिजर्व करके रखा गया था अवशेषों को। वहीं से कार्ल मार्क्स, मैजिनी, लेनिन और सावरकर लोग बहुत सारा ज्ञान का प्राप्ति किया था। ठीक है, मतलब उन्हीं
अवशेषों का बात कर रहा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इन द म्यूजियम ही पोर्ड ओवर बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। म्यूजियम में वो किताबों के साथ ही हमेशा रहता था, एकदम सुबह से लेकर शाम तक। टाइम्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर हिम। समय उसके लिए बहुत ही प्रमुख घटक था। टू सेव बोथ मनी एंड टाइम, पैसे और समय बचाने के लिए ही वुड गो विदाउट लंच। वो बिना लंच किए, बिना दोपहर का खाना खाए चला जाता था ताकि समय और पैसे बचे। आफ्टर दिस द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग बिगिंस एट हिज रेजिडेंस। उसके बाद में फिर वो सेकेंड राउंड पढ़ने का वो अपने घर में ही, जहाँ पर वो रहता था वहीं पर वो शुरू करता था। द एंडलेस रीडिंग वुड गो टिल अर्ली मॉर्निंग, और सुबह तक पढ़ते रहता था। ही टोल्ड हिज रूममेट that his poverty and want of time required him to finish his studies as early as possible. वो अपने रूममेट से अक्सर कहता था कि his poverty and want of time कहने का मतलब समय की कमी, want को नाउन जैसा यूज किया गया है, इसका मतलब कमी, और उसका जो गरीबी है, समय की कमी और गरीबी दोनों के वजह से उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पढ़ाई को फिनिश करना होगा, खत्म करना होगा। ड्यूरिंग दिस स्टडीज इन लंडन फॉर हिज एकेडमिक एमिनेंस, he had not forgotten the real aim of his life. He could not for a minute forget the dumb faces of the untouchables in India. अब कुछ समझ में आ रहा है कि इनके बारे में बात हो रहा है। बोला है कि लंदन में पढ़ाई के दौरान जो भी प्रतिष्ठा अर्जित किया, एकेडमिक एमिनेंस यानी शैक्षणिक प्रतिष्ठा, तब भी वो एक समय के लिए भी अपना रियल लाइफ का जो उसका मकसद था, लक्ष्य था, वो नहीं भूला। बल्कि वो एक मिनट के लिए भी नहीं भूला कि जो भी डम फेसेस ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया थे, यानी कि भारत में अछूतों का जो मुखदर्शी था, उनको वो एक बार भी नहीं भूला। ही टूक अप दिस मैटर विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास भी इस मैटर को ले गया। कौन सा मैटर को ले गया बोलो तो, ये जो अनटचेबल्स लोगों को इंडिया में, यानी अछूतों को, नीची निम्न दलितों को, एसटी को जो प्रताड़ित किया जाता था, मतलब जातिवाद वाला बात, तो उस बात को वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी ले गया भारत का। एंड ऑल्सो हेल्ड डिस्कशन विद मिस्टर विट्ठल भाई पटेल इन लंदन से विट्ठल भाई पटेल के पास जाकर भी उनसे यह बारे में चर्चा किया था। विट्ठल भाई पटेल, बता दो, ये वही व्यक्ति जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे काम किए थे। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। नोर कुड ही फॉरगेट द एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द नेशन, बल्कि वो इस बात को भी कभी नहीं भूला कि जो हमारा पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, यानी राजनीतिक जो सच्चाई है भारत के लिए, अपने देश के प्रति, एलियन यानी कि विदेशी, उनको भी वो कभी नहीं भूला। यानी कि अंग्रेज लोग किस तरह से हमारे यहाँ विदेशी होकर हमें पर राज कर रहे थे, इस बात को कभी नहीं भूला। In a paper read before the Students' Union and also in his famous thesis, The Problem of the Rupees, he exposed the hollowness of the British policies in India, which caused the stir in the academic world of London. And Ambedkar आ गया नाम। Ambedkar was suspected to be an Indian revolutionary. बोल रहा है कि एक पेपर था जिनको कहा जाता था स्टूडेंट्स यूनियन, और साथ में साथ उसका फेमस थेसिस था जो पीएचडी करने पर लिखते हैं ना, थेसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। उस थेसिस में और उस पेपर में उसने बिल्कुल ब्रिटिश पॉलिसी का, यानी कि अंग्रेजों का जो पॉलिसी था भारत में, उसको, उसका जो छिछलापन है, उसका जो ओछापन है, उसका जो खोखलापन है, उसको बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, नंगा करके रख दिया, बिल्कुल सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और यह बात एकेडमिक वर्ल्ड में, यानी शैक्षणिक दुनिया में बिल्कुल हाहाकार मचा दिया था, सनसनी मचा दिया था लंदन के। और वो व्यक्ति का नाम था अंबेडकर, जिसको सस्पेक्टेड किया गया था, जा रहा था कि यह एक इंडियन रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी है रूप में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। पूरा पैसेज में हमने देखा कि किस तरह से अंबेडकर कहाँ कहाँ काम किए, कैसे पढ़ाई किए और अपने मकसद को नहीं भूले। इस तरह से अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जीवनी है उनका। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। व्हाई डिड अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल? अंबेडकर साहब क्यों अपना स्टडीज को, पढ़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था? तो इसका आंसर तो हम लोग को यहीं पर मिलेगा। देखो, His poverty and want of time required him to finish his studies as early as possible. क्योंकि वो उसका गरीबी और समय का कमी की वजह से वो जल्द से जल्द पढ़ाई को खत्म कर देना चाहता था। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेट, चूंकि जलवायु उसका एडवर्स था, प्रतिकूल नहीं था, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल अवस्था में था, मतलब लंदन का जलवायु। ड्यू टू नॉस्टैल्जिया, ड्यू टू इलनेस, फॉर द लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड टाइम। हाँ, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कहने का मतलब संसाधन की कमी, वही पैसे कौड़ी की कमी और समय की कमी की वजह से पढ़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ पढ़ाते थे? डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाते थे, इसका तो एकदम बिल्कुल पहला ही लाइन में हम लोग आंसर पाएंगे। देखो, ही ज्वाइंड सिडेनम कॉलेज एज अ प्रोफेसर, सिडेनम कॉलेज में पढ़ाया करता था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, सिडेनम कॉलेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, व्हाट वाज द कोर स्लोगन रेज्ड बाय अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा सबसे प्रमुख नारा स्लोगन क्या दिया गया था? तो वैसे कोई नारा का तो बात नहीं किया गया, मतलब मेन मुद्दा का बात यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं फिर से पैसेज को। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपना वो प्रमुख कुछ बातों का मुद्दा को उठाया है, जैसे कि he could not for a minute forget the dumb faces of the untouchables in India. He took up the matter of the with the Secretary of State of India and discussion the Mr. Whittle. कहने का मतलब ये अनटचेबल्स वालों के लिए जो मुद्दा था उनके बारे में वो बात कर रहा था, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वगैरह के लिए। अगर अब हम लोग इस ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो देखो, पैसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स, हाँ हो सकता है। रिवोल्ट ऑफ द ऑपरेसर्स, रिवोल्ट वगैरह का बात नहीं कर रहा था। सेल्फ अवेयरनेस अमंग द ऑपरेस्ड, ओपन रिवोल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, पैसिफिक ऑफ द अनटचेबल्स। जो अछूत लोग थे उन लोगों का शांति का बात कर रहा था, पैसिफिकेशन का बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। What did डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थेसिस? अपने थेसिस में वो क्या एक्सपोज करके रख दिया था? वही ब्रिटिश पॉलिसीज का खोखलापन था, उसको वो एक्सपोज कर दिया था। तो यहाँ पर देखो उसी का बात कर रहा है, हॉलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश पॉलिसीज था उनका खोखलापन को एक्सपोज किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम इन लाइफ? डॉक्टर अंबेडकर का रियल एम लाइफ का क्या था? तो हमने देखा था रियल एम लाइफ का उसका क्या था। देखते हैं हम लोग एक बार और पैसेज में इसका आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर वह अपना रियल एम के बारे में थोड़ा बात किया था। अगर यहाँ पर देखें, ही हैड नॉट फॉरगेटन द रियल एम इन हिज लाइफ। और उसका रियल एम क्या था? वही अनटचेबल्स लोगों का, अछूत लोगों को और सहारा देना, उनको ऊपर उठाना। तो देखते हैं अब ऑप्शन में अगर देखने से देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट। डाउन ट्रोडन करने का मतलब वही अनटचेबल्स, यानी कि दबे कुचले जो समाज के तबके थे यानी जाति थे, उनका अपलिफ्टमेंट का बारे में, उनको ऊपर उठाने के बारे में, मेन स्ट्रीम में लाने का बात कर रहे थे, उनका विकास का बात कर रहे थे। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ के जल्दी समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। वोकैबुलरी और थोड़ा इंग्लिश का समझदारी तो होना ही चाहिए इसमें। तो चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।